हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी 10th क्लास के ज्योग्राफी का पार्ट 1 मतलब हमने हाफ चैप्टर तो कर लिया था। अब नेक्स्ट जो हाफ चैप्टर है वो अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है द लैंड अंडर परमानेंट। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। मतलब जो इंडिया में लैंड को यूज़ करने का पैटर्न है, ठीक है, कितनी लैंड यूज़ की जाती है, उसको यूज़ करने का पैटर्न क्या है, वो सभी पढ़ा था। अभी हम देखते हैं आगे। द लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड। अब जो परमानेंट पेस्चर है ना लैंड का यूज़ करने का, वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। मतलब जो हम परमानेंट यूज़ करते थे लैंड को, ठीक है, उसमें कहीं पे तो ऐसा हो रखा है कि फर्टिलाइजेशन जो है लैंड की वो कम हो चुकी है, इसलिए भी हमें मूव ऑन करना पड़ रहा है। कहीं पे रोड बन गए हैं, कहीं पे फैक्ट्रीज बन गई हैं, तो बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से ये डिक्रीज़ हो गया है परमानेंट पेस्चर। हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पेस्चर लैंड एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। अब जैसे जो ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, ठीक है, और जो बहुत सारे जहाँ पर कैटल पाले जाते हैं, जो पशु हैं वो पाले जाते हैं, वहाँ पर क्या है, बार बार पशु क्या करते हैं, वहाँ पे जो भी घास है या पेड़ पौधे हैं, जो भी है उसको बार बार ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो लैंड जो है वो लेस फर्टाइल हो जाती है। मतलब वहाँ पे खेती वो जो घास उगना है वो कम हो जाता है। तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं। मोस्ट ऑफ अदर देन द करंट फेलो लैंड्स आर ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी, या फिर बहुत सारी जो लैंड है वो पुअर क्वालिटी की है। और द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, या जो कल्टीवेशन की कॉस्ट है ऐसी लैंड पर, इज़ वेरी हाई, वो बहुत ज़्यादा हाई है। हैंस दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 years, and if these are included in the net zone area, then the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area. अब जो ऐसी लैंड के जो मतलब अच्छी लैंड है वहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, या फिर अगर प्राइस हाई नहीं है तो वहाँ पे क्वालिटी लो है। अब ये जो लैंड है जो कल्टिवेटेड होती है, जो एक बार या दो बार इन इन अबाउट 2 to 3 years, 2 या 3 साल में एक या दो बार जहाँ पे कल्टीवेशन होती है, अगर हम इसको भी इंक्लूड करें ना नेट जोन एरिया में, तब भी हमारी एनएसए की जो परसेंटेज है, नेट जोन एरिया की जो परसेंटेज है वो इंडिया में कितनी होगी, 54% होगी ओनली, ठीक है। जितना हमारा टोटल एरिया है उसमें जो नेट जोन एरिया है जहाँ पर खेती की जाती है, कल्टीवेशन की जाती है, वो एरिया सिर्फ 54% है। द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब ये ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि सेम है सभी स्टेट्स में, कि सब में 54-54 है या फिर सब में 20-20 है, ऐसा नहीं है। किसी में 20% है तो किसी में 60% है, तो ये एवरेज निकली है हमारी। It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana, and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and Andaman Nicobar Island. अब जो पंजाब और हरियाणा में जो ये कल्टीवेशन है 80% होती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान जैसी जगह पे वहाँ सिर्फ 10% ही होती है कल्टीवेशन, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ far lower than the desired 33% of geographical area as it was outlined in the National Forest Policy. अब ये जो फॉरेस्ट एरिया है कंट्री में वो बहुत कम हो गया, 33% हो गया है पूरे जियोग्राफिकल एरिया का, और ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की वजह से अभी बचा हुआ है। अगर ये पॉलिसी नहीं आती नेशनल फॉरेस्ट की तो वो एरिया भी नहीं बचना था। इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। और ये जो पॉलिसी अपनाई गई थी वो किस वजह से अपनाई गई थी, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द, और बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड है, जो जीविका है, वो ऑन फ्रिग्रेंस ऑफ दीज फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट, और इन्हीं फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड होती है। पार्ट ऑफ लैंड इज टर्म्ड एज वेस्टलैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज। अब ये जो लैंड है वेस्टलैंड भी हो सकती है या फिर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में भी काम आती है, ठीक है। वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी। अब वेस्ट लैंड कौन सी होती है, जैसे रॉकी होगी, एराइड होगी, डेजर्टेड एरियाज वाली होगी। एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस इंक्लूड्स सेटलमेंट, जहाँ पे मतलब नॉन एग्रीकल्चर में कौन सी लैंड आएगी। अब जो वेस्ट लैंड है उसमें तो ये बता दी इन्होंने, रॉकी, एराइड और डेजर्ट आ गई। जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है वो
कैसे यूज़ में आती है, या तो वहाँ पे सेटलमेंट हो चुकी है, मतलब रहने लगी हैं सब, रोड्स बन गया, रेलवेज बन गए, इंडस्ट्रीज़ बन गई हैं, एंड एटसेट्रा कॉन्टिन्यूस यूज़ ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट। अब वहाँ पे जो कॉन्टिन्यूस यूज़ होता जा रहा है लैंड का बहुत लंबे टाइम से, तो उसकी वजह से भी जो लैंड है वो ख़राब होती जा रही है, उसको मैनेज करना, कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। अब उसकी वजह से क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा लंबे समय से उसको यूज़ करते जा रहे हैं, लैंड डिग्रेड होती जा रही है। दिस इन टर्न हैज़ सीरियस रिपरकशंस ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। अब इसके लिए सोसाइटी में और एनवायरनमेंट पे ध्यान तो देना पड़ेगा ना। तो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन्स एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन्स टू। अब हमने जो हमारी लैंड है वो पहली जनरेशन जो हमारी थी, और अब जो फ्यूचर वाली जनरेशन्स हैं सबके लिए शेयर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पिछले वाले ज़्यादा यूज़ करेंगे, आगे वालों को लैंड मिले ही ना कल्टीवेशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। अब हमारी 95% जो है लैंड के ऊपर ही डिपेंड करती है, उसमें फूड भी आ गया, शेल्टर भी आ गया, हमारी क्लोथिंग भी आ गई, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land। अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने सिर्फ लैंड को ही डिग्रेड नहीं किया, बहुत सारे और भी नेचुरल फोर्सेस हैं जिनकी वजह से लैंड जो है डैमेज हुई है। जैसे सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग करवा दी। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को काट दिया, माइनिंग करने लग गए, वहाँ पे खुदाई, जो ये कोयले वगैरह निकालते हैं या माइनिंग कर देते हैं किसी भी उसके लिए, मिनरल्स के लिए। एंड क्वेरिंग टू हैव, क्वेरिंग में आता है जो वो बहुत बड़े बड़े वो कर देते हैं ना, उससे जो खड्डे हो जाते हैं जिसकी वजह से लैंड में, तो वो होता है क्वेरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन, उससे भी लैंड डिग्रेड हुई है। अब ऐसा नहीं है कि ह्यूमन ने अपनी सिर्फ कल्टीवेट करता रहा वो और वो ख़राब हो गई, नहीं, उसके भी अलग अलग बहुत सारे रीज़न हैं। माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज़ कंप्लीट, लिविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवर बर्डनिंग in states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha, deforestation due to mining have caused severe land degradation। अब माइनिंग साइट पे जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, मतलब इतना ज़्यादा काम किया जा रहा है, बहुत डीप डीप स्कार्स हो गए हैं, मतलब बहुत, जैसे आपने मूवी में भी देखते हो, जैसे RRR मूवी थी उसमें भी आपने देखा होगा कि कितनी जो लैंड है उन्होंने कितने किलोमीटर तक, कितने स्क्वायर मीटर तक उन्होंने ख़राब कर दी थी खुदाई कर करके। तो इससे भी क्या है, ये कहाँ पे ज़्यादा हो रही है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा टाइप में हो रही है। वहाँ पे फॉरेस्ट थे पहले, लेकिन अब वहाँ से फॉरेस्ट को हटा के फिर वहाँ पे माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जिससे लैंड डिग्रेडेशन हो गई। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र ओवर ग्रेजिंग इज। अब इन जगह पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसी जगह पर ओवर ग्रेजिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन। इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और इरीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। अब यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खेती बहुत ज़्यादा होती है, इसके लिए उनको इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए भी लैंड डिग्रेडेशन हो गई है ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्काइनिटी इन द सोइल। ठीक है, इंक्रीज हो गई है सैलिनिटी और अल्काइनिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है यहाँ पे, और यहाँ की जो लैंड है वो भी ख़राब होती जा रही है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। अब जहाँ पे लाइमस्टोन मिलता है, मिनरल जो है लाइमस्टोन मिलता है, वहाँ पे भी सीमेंट इंडस्ट्री लग गई है। कैल्साइट, सोपस्टोन फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। वहाँ पे जो ये चीज़ें बनाई जाती हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ेगा, ठीक है। अब चट्टानों को हम वो पीसेंगे, उनको क्रश करेंगे, तो वो उड़ता भी एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में भी उड़ेगा, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। इट रिटार्ड्स से आप डस्ट क्या है, उड़ेगी, उड़ के कहीं दूसरी जगह भी जाएगी। जहाँ पे ये लाइमस्टोन वाली जो ज़मीन नहीं है, लैंड नहीं है, वहाँ पे भी वो उड़ के जाएगा, दूर तक उड़ के जाता है ओबियसली, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा जैसे गर्मियों के दिनों में रेड रेड रेत आपके घरों में आ जाता है, ठीक है,
ये मेनली मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, हरियाणा के आसपास राजस्थान के से जो बाउंड्री मिलती जुलती है वहाँ पे मोस्टली है, देखने को मिलता है गर्मियों में। तो वहाँ पे क्या है, रेड रेड रेत उड़ के आता है। और अब ये देखो डेजर्ट कहाँ पे है और हम कहाँ पे हैं, तो वहाँ तक अगर रेत आ सकता है तो ये जो क्रश करते हैं इन लाइमस्टोन्स वगैरह को, तो वहाँ की मिट्टी उड़ उड़ के कहाँ तक जाती होगी, और ऑब्वियसली आसपास की मिट्टी भी ख़राब होती होगी। तो वो लैंड डिग्रेडेशन का काम है, रीज़न है। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। अब कई बार क्या होता है, जैसे फैक्ट्री होती है वहाँ पे जो वाटर छोड़ा जाता है, गंदा पानी जो छोड़ा जाता है, उसको ना फिल्टर करके नहीं छोड़ा जाता, यूं का यूं ज़मीन में छोड़ दिया जाता है, जिससे भी पानी और वाटर दोनों ही खराब होते हैं। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और ये सबसे मेन रीज़न है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा लैंड और वाटर का पोल्यूशन हुआ है कंट्री के अंदर। There are many ways to solve the problems of land degradation, afforestation, and process management of grazing can help to some extent. अब बहुत सारे वे भी हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन की, अफॉरेस्टेशन की, ये सारी जो प्रॉब्लम है सोल्व की जा सकें। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग। अब ये जो जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी जैसे अभी पहले यहाँ पे खेत थे आसपास में, वहाँ पे क्या है, रहने की जगह बना दी, तो वहाँ के जो प्लांट्स है वो क्या किए, वो जो लैंड है वो साफ़ करनी पड़ी, या फिर हम उसको कैसे कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, प्लांट को सेव करके, ओवर ग्रेजिंग को कम करके, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। और जहाँ पे जैसे सैंड ड्यून्स हैं, मतलब रेतीली जगह है जहाँ पे है, वहाँ पे हम थॉर्नी बुशेस को ग्रो कर सकते हैं। और सम ऑफ द मेथड्स टू चेक एंड डिग्रेडेशन इन एराइड एरियाज, जहाँ पे मतलब ये जो सैंड ड्यून्स वाला एरिया, बंजर धरती जिसको कहते हैं, वहाँ पे अगर हम, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं ना, ये जो बुशेस होते हैं, थोर्नी बुशेस, इनको पानी की कम जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये अपने आप ही थोड़ा बहुत पानी है ना उसी में भी सर्वाइव कर जाती हैं। तो बुशेस अगर वहाँ पे होंगी तो वो वहाँ पे क्या है, हरियाली धीरे धीरे आती जाएगी, और धीरे धीरे वहाँ पे बारिश होगी, और वहाँ की जो ज़मीन है वो ठीक होती जाएगी। Proper management of wastelands, control of mining activities, proper discharge and disposal of industrial effluents and waste after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas. तो हमें क्या मैनेज करना चाहिए कि जो वेस्ट लैंड है उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करनी चाहिए, जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है उस पर कंट्रोल करना चाहिए, जो प्रॉपर डिस्चार्ज और डिस्पोजल है इंडस्ट्री का जो वेस्ट निकलता है उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए, ताकि वो जो पोल्यूशन है लैंड और वाटर का वो कम हो सके, ठीक है। अब है सोइल एज अ रिसोर्स। सोइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। अब सोइल क्या है, सबसे रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। इज मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोन एंड डिपेंड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। अब यहाँ पे क्या है, सोइल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के ऑर्गेनिज्म वहाँ पे होंगे। द सोइल इज़ लिविंग सिस्टम। सोइल भी एक लिविंग सिस्टम माना जाता है, क्योंकि वो क्या है, पौधे उसमें पनपते हैं, इसलिए सोइल को लिविंग सिस्टम माना है कि ये जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सोइल, और सोइल को फॉर्म होने में काफ़ी साल लग जाते हैं, हज़ारों साल लग जाते हैं, आप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ ही बनने में। रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन और अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। वेरियस फोर्सेज of nature such as change in temperature, actions of running water and glaciers, activities of decomposers etc. contribute to the formation of soil. Chemical and organic changes which take place in the, अब यहाँ पे ना बहुत सारे जो वेजिटेशन है, क्लाइमेट चेंज भी होता है, ठीक है। अब और उस जब जो भी वेजिटेशन है, जो भी क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट और वेजिटेशन में जो सरवाइव कर सके वहाँ पे वैसी ही लाइफ फॉर्म हो जाती है अपने आप, ठीक है। तो ये सोइल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर, जैसे चेंज, टेम्परेचर में अगर चेंज होगा, रनिंग वाटर का एक्शन क्या है, ग्लेशियर जो है वो, अगर ग्लेशियर्स में भी इवन
लिविंग ऑर्गेनिज्म तो होते हैं जो वहाँ ग्लेशियर में, स्नो में सरवाइव कर सकते हैं। अच्छा, डीकम्पोजर्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि सॉइल की फॉर्मेशन में उनका भी हाथ होता है। केमिकल ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इम्पोर्टेंट। अब जो केमिकल ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं उनसे भी सॉइल, वो भी सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि किस तरह की सॉइल वहाँ पर फॉर्म होगी। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल्स। अब ये जो फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए? कलर के लिए, थिकनेस के लिए, टेक्सचर के लिए, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। द सॉइल ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। अब जो इंडिया की सॉइल है, किस तरह से जो फैक्टर हैं उसके और सॉइल फॉर्मेशन हुई है। मतलब अब जो इंडिया है, ठीक है, वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वैरायटी है वो यहाँ पे इंडिया में ही पाई जाती है। तो यहाँ पे ओबियसली बहुत तरह की लैंड भी होगी, सॉइल भी होगी। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे किस किस तरह की सॉइल इंडिया में पाई जाती है और वो कैसे फॉर्म हुई है, ठीक है। उसके फॉर्म होने के फैक्टर क्या क्या रिस्पॉन्सिबल हैं। तो classification of soil. India has varied relief features, landforms, climate realms and vegetation type. बहुत तरह की है, सबको पता है। These have contributed in the development of various types of soil. सबसे पहले है alluvial soils. This is the most widely spread and important soil. सबसे ज़्यादा फैली हुई जो soil है, मतलब ज़्यादातर जगह पर कौन सी soil पाई जाती है? alluvial soil पाई जाती है। देखो ये कैसे ध्यान रखो, आलू बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो allu, ठीक है। सबसे ज़्यादा फैली हुई जो सॉइल है वो ये है एल्यूवियल। इन फैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एल्यूवियल सॉइल। जो एंटायर नॉर्दर्न प्लेन की जो सॉइल है वो एल्यूवियल सॉइल ही है। दीज हैव बीन डिपोजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम। अब ये कैसे फॉर्म हुई है? जो डिपॉजिट थे ना हिमालयन रिवर से, जब अब क्या है, हिमालय पे जो डिपॉजिट थे वो हिमालयन रिवर्स के थ्रू बहते हुए नीचे की तरफ आते हैं और पूरे नॉर्दर्न एरिया में फैल जाते हैं। और यहाँ पे कौन कौन सी रिवर है हिमालयन रिवर? इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा। दी सॉइल्स ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। एक नैरो कॉरिडोर की वजह से वो राजस्थान और गुजरात की तरफ भी फैली हुई है। एल्यूवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब ये जो एल्यूवियल सॉइल है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी पाई जाती है। ईस्ट की तरफ जो जाते हैं और जितने भी प्लेन वहाँ पर हैं वहाँ भी पाई जाती है, क्योंकि उधर ब्रह्मपुत्र नदी है। पर्टिकुलरली इन द डिटेल्स ऑफ महानदी, डेल्टाज ऑफ महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर के आसपास भी एल्यूवियल सॉइल ही पाई जाती है। द एल्यूवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अब इसमें ना किस चीज़ का प्रोपोर्शन है एल्यूवियल सॉइल में? सैंड है, सिल्ट है और क्ले। क्लेई भी है, सिल्टी भी है और सैंड भी है उसमें। एज वी मूव इनलैंड्स टुवर्ड्स द रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल्स पियर सम वट बिगर इन साइज। लेकिन इस तरह के ना, जैसे हम इनलैंड की तरफ जाते हैं, मूव मतलब इनलैंड के जहाँ पे ये एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है उनके बिल्कुल अंदर की तरफ हम जाएंगे ना, मतलब जहाँ से वो सॉइल बन के आ रही है रिवर वैलीज़ की तरफ, तो ये जो सॉइल के पार्टिकल है ना ये थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। जैसे आप वहाँ पे हरिद्वार जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, जो सैंड है वो थोड़ी सी मोटी आपको मिलेगी, क्योंकि वो जो गोल गोल पत्थर है ना, ठीक है, वो टूटते रहते हैं, फिर थोड़ी मोटी सॉइल वहाँ पे बनती है, फिर जैसे आगे चलती जाती है ऐसे बारीक होती जाती है सॉइल। इन द अपर रीचेज ऑफ द रिवर वैली दैट इज नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप, जहाँ पे वो टूटते हैं, द सॉइल्स आर कोर्स एंड सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पिडमॉन्ट प्लेन सच एज ड्यूआर्स, कोस एंड तेराई, ये नाम है अभी। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, सॉइल्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। एज के ऊपर भी डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू देयर एज, एल्यूवियल सॉइल्स कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एल्यूवियल। जो ओल्ड एल्यूवियल है उसको कहते हैं बांगर, एंड न्यू एल्यूवियल को बोलते हैं खादर, ठीक है। द बांगर सॉइल हैज़ हायर कंसनट्रेशन ऑफ कंकर। बांगर, ध्यान रखना, बांगर कंकर मोटी होती है, आगे समझ में। और मोटी कहाँ होती है? जो ओल्ड होती है, ठीक है, ओल्ड कंकर। Nodules that the khadar,
इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स, इट्स मोर फर्टाइल दैन द बांगर। अब जो खादर होती है इसके फाइन पार्टिकल्स होते हैं, मतलब बारीक पार्टिकल्स होते हैं, और ये बांगर से ज़्यादा फर्टाइल होती है। एलुवियल सोयल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। एलुवियल सोल वैसे तो सारी ही फर्टाइल होती है। मोस्टली दीज सोइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप। अब देखोगे पैडी और शुगर केन बहुत ज़्यादा, जैसे यूपी में हम जाते हैं, ठीक है, गंगा नदी बहती है, तो वहाँ पे शुगर और पैडी बहुत ज़्यादा ग्रो होता है, क्योंकि उसमें पोटाश, फॉस्फोरस, एसिड और लाइम की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। Wheat and other cereal and pulse crops, due to its high fertility, regions of alluvial soils are intensively cultivated and densely populated. Soils in the drier areas are more alkaline and can be productive after प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। अब ये जो खादर की लैंड होती है ना, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती की जाती है, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है। लेकिन जो ड्रायर एरिया की सॉइल होती है ना, वो अल्कलाइन ज़्यादा होती है, जो नमक आप जिसको कहते हैं ना, नमकीन सी, वो ज़्यादा होती है। लेकिन उसको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए ना और इरिगेशन की जाए वहाँ पे, तो वहाँ की भी जो लैंड है वो प्रोडक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी सॉइल आती है ब्लैक सॉइल। दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर, ऑब्वियसली ब्लैक सॉइल है तो ब्लैक इन कलर होगी, एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। अब रेगुर, गुड़ जो होता है, गुड़ होता है, ब्लैक कलर का होता है, तो ब्लैक सॉइल, रेगुर सॉइल भी कहते हैं इसको। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल, अब ध्यान रखना कि ब्लैक सॉइल में कॉटन उगाई जाती है, और इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कह सकते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट क्लाइमेट कंडीशन अलोंग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल, क्योंकि इसकी जो रॉक मटेरियल होता है ना, जो पेरेंट रॉक मटेरियल होता है, वो ब्लैकिश में ही आता है। Are important factors are the formation of black soil. This type of soil is typical of the Deccan Trap basalt region spread over northwest Deccan Plate में पाया जाता है, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट की तरफ, एंड इज़ मेड अप ऑफ लावा फ्लो, और लावा फ्लो से ये बनती है। मतलब ये जो चट्टानें होते हैं ना, रॉक होती हैं, ये लावा के सूखने के बाद बनती है, फिर वे चट्टानें टूट टूट कर डेक्कन प्लेटू में आती हैं, और यहाँ पे कौन सी खेती की जाती है, कॉटन की जाती है। दे कवर द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैलीज। द ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल होता है इनका, ब्लैक सॉइल्स का। अब पहले जो क्ले आती थी वो ब्लैक ही आती थी, ठीक है। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, बहुत ज़्यादा होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, लाइम, ये भी इनमें बहुत होता है। These soils are generally poor in phosphoric content, लेकिन इनमें फॉस्फोरिक कंटेंट कम होता है। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर, अगर ज़्यादा गर्मी पड़ जाए तो इनके बीच में क्रैक आ जाते हैं, विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ सॉइल। दी सॉइल्स आर स्टिकी वैन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क, क्योंकि क्लेई होती हैं तो वेट होएगी तो स्टिकी हो जाएगी, एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीजिएटली आफ्टर द फ्रेश शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। तो जैसे ही पहली बारिश आती है ना, हल्की हल्की शावर आती है, तभी इसमें वो जो कल्टीवेशन है, जो कुछ भी करना होता है वो उसमें कर देते हैं, नहीं तो बाद में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है करना। रेड एंड येलो सॉइल, रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, से ही पता चलता है वो रेड कलर की होगी, ठीक है। इग्नियस, जलने वाली, जल जो आग होती है वो कैसे कलर की होती है, रेड कलर की। तो क्रिस्टलाइन, इग्नियस, जलती हुई आग में क्या होती है, क्रिस्टल की तरह चमकती है। तो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट, ईस्ट के पार्ट में और साउथ के पार्ट में, पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू। Yellow and red soils are also found in parts of Odisha, Chhattisgarh, southern parts of Middle Ganga Plain and along the Piedmont zone of the Western Ghat, ठीक है। समझ में आ गया ये कहाँ मिलती है। These soils develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks, ठीक है। वहाँ पे आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से भी रेड कलर है, और मेटाफॉर्फिक रॉक्स हैं, मतलब वहाँ पे जो ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है, मतलब, ठीक है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म, अगर हाइड्रेटेड फॉर्म होगी तो वो येलो कलर की होती है।
लेटराइट सॉइल, लेटराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर, लेटर से लेटर, लेटराइट, विच मीन्स ब्रिक। ठीक है, द लेटराइट सॉइल डेवलप्स। अब लेटर से ध्यान रखना कि सॉइल बाद में क्या बनती है, ब्रिक बनती है। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन की वजह से होती है। लेटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक, जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड अकर मोस्टली इन साउदर्न स्टेट्स। साउथ के स्टेट में बहुत ज़्यादा पाई जाती है लेटराइट सॉइल। ठीक है, ओडिशा, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स वेयर दीज सॉइल स्पोर्ट्स डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, वहाँ पे है मतलब बारिश होती रहती है, इस वजह से ये जो सॉइल है ये फॉर्म हुई है। ठीक है, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है इस वजह से लेटर, ठीक है, और उसकी ब्रेक बनाई जाती हैं। इट इज़ ह्यूमस रिच, ह्यूमस बहुत ज़्यादा होती है जहाँ पे बारिश होती है, ऑब्वियसली ह्यूमस तो होगी, बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड एनवायरनमेंट होता है। इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर, दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजिशन ऑन द लैंडस्केप की वजह से वहाँ पे लैंड इरोजन या डिग्रेडेशन होता रहता है। आफ्टर एडोप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स पर्टिकुलरली इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, यहाँ के एरिया को जो सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक अलग अलग अपनाई गई हैं ताकि वहाँ की लैंड डिग्रेड ना हो। दिस सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी के लिए बहुत है, क्योंकि वहाँ पे पानी रुकना नहीं चाहिए, थोड़े हिली एरिया हैं। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोस्ट सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट के लिए भी बहुत अच्छी होती है ये सॉइल। ठीक है, एराइट सॉइल्स, एराइट सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन। अब ये रेड से ब्राउन कलर की हो जाती है, रेड से ब्राउन कलर की हो जाती है, ब्राउन इन कलर। दे आर जनरली सैंड इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर, सेलाइन इन नेचर होगा, ठीक है, क्योंकि रेड कलर धीरे धीरे ब्राउन होता जाता है। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई, सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तभी इसी वजह से वो सेलाइन है। एंड कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर, इवेपोरेट की कर दिया जाता है वाटर को और वहाँ से सॉल्ट भी बनाया जाता है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर होता है, इवेपोरेशन इज़ फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। जो इवेपोरेशन है वो बहुत जल्दी होता है और सॉइल जो है सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, फिर सॉइल में बहुत कम, जैसे ह्यूमस और मॉइस्चर जो है वो बहुत कम पाया जाता है इस सॉइल में। द लोअर हॉरिजॉन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजॉन्स रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। अब बॉटम के जो हॉरिजन है ना उसमें इनफिल्ट्रेशन नहीं होती वाटर की। आफ्टर प्रॉपर इरीगेशन दी सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल। अब अगर इरीगेशन दी जाए तो वहाँ की सॉइल भी कल्टिवेबल बन सकती है, एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान की जैसे। फॉरेस्ट सॉइल, these soils are found in the hilly and mountainous areas। फॉरेस्ट ऑब्वियसली माउंटेन भी होंगे, हिली भी होगी। एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट भी अवेलेबल होंगे। द सॉइल टेक्सचर वेराइज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट वेन वेयर दे आर फॉर्म्ड। माउंटेन एनवायरनमेंट होता है वहाँ का, क्योंकि फॉरेस्ट कभी भी स्टेट लेवल में बहुत कम पाए जाते हैं, नहीं तो चाहे हल्की फुल्का हिली एरिया हो, हिल जरूर मिलेंगी वहाँ पे। ठीक है, माउंटेन्स, दे आर लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स। अब ये जो है ना ये सिल्टी होती हैं, मतलब सिल्टी होती है जैसे पथरीली पथरीली सी, इन द स्नो कवर्ड एरियाज, और जो स्नो जहाँ पर गिरती है जिन एरियाज में of Himalayas, these soils experience denudation and are acidic with low humus content होता है वहाँ पे। ठीक है, द सॉइल क्योंकि वो ड्राई होती है, जो स्नो होती है ना वो ड्राई मानी जाती है, वो वेट नहीं मानी जाती, तो वहाँ पे ह्यूमस कंटेंट भी लो रहेगा, इसकी वजह से वो एसिडिक है। द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसिस एंड एल्यूवियल फैंस आर फर्टाइल। और जो सॉइल पाई जाती है ना लोअर पार्ट में इन वैलीज के, वहाँ पे ऑन द रिवर टेरेसिस आर एंड एल्यूवियल फैंस आर फर्टाइल। वहाँ की सॉइल ऑब्वियसली एल्यूवियल बताई थी मैंने, और वहाँ की फर्टाइल सॉइल होती है।
सोयल इरोजन एंड सोयल कंजर्वेशन क्या है? अब इरोजन हमें पता चल गया क्यों क्यों होती है, कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है उसको प्रोटेक्ट। द डेन्यूडेशन ऑफ द सोयल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सोयल इरोजन। अब जो वॉश डाउन हो जाती है बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से, या हम साफ़ कर देते हैं उसको, तो वॉश हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। द प्रोसेसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। दोनों के बीच में क्या है, दोनों प्रोसेस चलते रहते हैं, फॉर्म भी होती रहती है, इरोजन भी होता रहता है ओबियसली, ठीक है। समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब हो जाता है कई बार ये बैलेंस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे डिफॉरेस्टेशन कर दी, ओवर ग्रेजिंग करवा दी, कंस्ट्रक्शन करवा दी, माइनिंग करवा दी, तो कैसे फॉर्म होगी सॉइल, वो तो हम हटाते ही जा रहे हैं, फॉर्म तो करने होने ही नहीं दे रहे उसको। While natural forces like wind, glacier and water lead to soil erosion, the running water cuts through the clayey soils and makes deep channels। और उसमें जो रनिंग वाटर कट होता होता क्लेई सॉइल जो है वो चलती रहती है और उसमें डीप चैनल बन जाते हैं, मतलब बहुत गहरी हो जाती है वो, एज गुलीज जिसको कहते हैं, ठीक है। द लैंड बिकम्स, ये देखो ये गुली टाइप में दिखा रखा है, ये नीचे खिसकती जाती है। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन, ऐसी जो लैंड होती है ना ये कल्टिवेशन के लिए बिल्कुल अनफिट होती है। इज़ नोन एज बैड लैंड भी इसको कहा जाता है। जो गुली वाली लैंड होती हैं वो बैड लैंड होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर पानी घुसता रहता है और ये वो हो जाती है जैसे दलदल टाइप में नहीं कहते, वैसी हो जाती है, और वो अच्छी लैंड नहीं मानी जाती कल्टीवेशन के लिए। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कोल्ड रेवाइंस, समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप, कई बार पूरी की पूरी शीट हट जाती है ऊपर से। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, दिस इज नोन एज शीट इरोजन, इसको हम कहते हैं शीट इरोजन कहते हैं, पूरी की पूरी ऊपर की लैंड साफ होके बह के कहीं और चली जाए, इसको शीट इरोजन कहते हैं। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन, और हवा की वजह से जो पूरी जो मिट्टी है वो उड़ के कहीं दूसरी, मतलब स्लोप है, हवा चलेगी तेज तो वो सारी मिट्टी क्या है ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगी, उसको कहते हैं विंड इरोजन। सॉइल इरोजन ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। Ploughing in a wrong way is that is up and down the slope from channels from the quick flow of water leading to soil erosion। अब प्लफिंग अगर हम गलत तरीके से करेंगे, अब जैसे माउंटेन एरिया में अगर हम प्लफिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर से हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो सारा क्या है, सारे सॉइल इरोजन हो जाएगी और फिर फसल अच्छी नहीं होगी। प्लफिंग अलोंग द कॉन्ट्योर लाइन्स कैन डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्योर प्लफिंग। जब हम पानी के फ्लो को रोकते हैं, रोक के उसको नीचे जाने देते हैं, उसको कॉन्ट्यूर प्लफिंग कहते हैं। स्टेप्स कैन बी कट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस, और स्टेप सीढ़ी की तरह हम स्टेप कट कर देते हैं मेकिंग टेरेसेस बनाने के लिए। टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट इरोजन, इन टेरेस की वजह से जो इरोजन है वो कम हो जाता है सोइल का। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग, लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्राइप्स, बहुत सारे खेतों को इन स्ट्रिप्स में जो है डिवाइड कर दिया जाता है। हिमालय के जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे बहुत की जाती है टेरेस फार्मिंग। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। अब वहाँ पे ना घास बीच बीच में उगा दी जाती है ताकि जो मिट्टी आए ना पानी के साथ बह के वो वहाँ पे रुकती जाए, ठीक है। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ विंड, दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। और जैसे जहाँ पर विंड होती है, हवा भी बहती है, वहाँ पे भी ऐसे काट दिया जाता है और घासों को वहाँ भी उगा दिया जाता है ताकि विंड से भी बहकर ना जाए। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्री टू क्रिएट शेल्टर, अब कई बार हम प्लांट्स को भी लाइन में उगा देते हैं, ठीक है। टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन अ सिमिलर वे, रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट, इन ट्री को कहते हैं शेल्टर बेल्ट। दीज शेल्टर बेल्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न एरिया। अब जहाँ पे क्या है डेजर्टेड एरिया है वहाँ पे इन शेल्टर बेल्ट को लगा दिया जाता है, मतलब ऐसे पेड़ों को लगा दिया जाएगा, ऐसे पेड़ों को लगा दिया जाएगा लाइंस में, ये किस्म से बेल्ट का काम करते हैं, ठीक है। या जहाँ भी हमें देखना है बहुत सारे ऐसे ऐसे पेड़ लगा दिए जाते हैं, वो एक बेल्ट का काम करते हैं, मतलब यहाँ से मिट्टी जो उड़ के आएगी कहीं से दूसरी, ऐसे ऐसे बेल्ट के रूप में लगा दी, बेल्ट ऐसी होती है ना। अब यहाँ से मिट्टी उड़ के आएगी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रुक जाएगी इन पेड़ों की वजह से, और इन पेड़ों के बीच में खेती की जा सकती है,
ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम आई हो ज्योग्राफी के चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर जो मैंने 10th क्लास का करवाया है, कोई भी प्रॉब्लम आई हो प्लीज़ मेरे पास कमेंट कर देना, और अच्छा लगे तो उसके लिए भी कमेंट कर देना। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल।